Hello students, welcome to the class. Today we are going to study history. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ यूरोपियन सोसाइटी का। आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड कॉलोनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। Industrial revolution in Europe was a series of great changes which influenced the growth of the modern European society. अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में जो था वो वहाँ पे बोल सकते हैं एक सीरीज ऑफ ग्रेट चेंजेस, मतलब कई सारे बदलाव हुए जिससे जिससे वहाँ का जो मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी था उसका जो ग्रोथ था वो प्रभावित हुआ। तो कई सारे बदलाव हुए जिससे कि वहाँ का ग्रोथ influenced हुआ। These changes were caused by the introduction of new technology and invention of new mechanical devices in Europe between the 18th and 19th century। और ये जो चेंजेस हुआ था, ये जो बोल सकते हैं एक सीरीज चला था, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ था वहाँ पे। तो ये बदलाव क्यों हुआ था? ये जो बदलाव हुए थे ये हुए थे वहाँ पे नए नए तरह के टेक्नोलॉजी और नए नए मैकेनिकल डिवाइस का इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था, जिससे कि ये सारे बदलाव आए थे। तो ये कब हुआ था बदलाव? 18 से 19 सेंचुरी में। यूरोप में ये बदलाव जो हुआ ये 18 से 19 सेंचुरी के बीच हुआ। दे इंक्रीज द क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे क्या हो गया कि इससे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसकी जो क्वालिटी थी, जो भी उत्पादन होता उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छे हो गए। वाइल रेड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट, जबकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो बहुत कम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी वर सम ऑफ द की एरियाज दैट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित हुई, तो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ चीज़ें थी जो इससे बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से प्रभावित हुए। एज अ रिजल्ट द सोशल, इकोनॉमिक एंड द कल्चरल लाइफ्स ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज अंडरवेंट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो यूरोपियन सोसाइटीज़ थे, भिन्न भिन्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उनका इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो स्टैंडर्ड था, लिविंग स्टैंडर्ड, वो सब बदलाव हुआ। पूरी तरह से हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया इसकी वजह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री वेयर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। इंग्लैंड पहला यूरोपियन कंट्री था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। सब्सिक्वेंटली इट स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, और ये धीरे धीरे कहाँ फैल गया? यूरोप में फैल गया, नॉर्थ अमेरिका में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में फैल गया। As a result of the Industrial Revolution, England's industrial production increased manifold within a very short स्पैन ऑफ टाइम। और इसका रिजल्ट ये आया कि बहुत कम समय में हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत थोड़े से टाइम में। जनरली अ कंपटीशन बिगेन एमंग द यूरोपियन पावर, और धीरे धीरे क्या होने लगा? धीरे धीरे एक कंपटीशन शुरू हो गया यूरोपियन पावर्स के बीच में, जिसमें इंक्लूड थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड अदर्स और भी दूसरे कंट्रीज, टू एक्सप्लोर दोज रीजन्स बियॉन्ड देयर आउन frontiers that world serve as market for their product and also ensure a regular supply of raw materials to support their domestic industries। और ये लोग क्यों, ये जो यूरोपियन पावर्स थे जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और भी जो अदर कंट्रीज थे वो बोल सकते हैं कि शामिल थे, इंक्लूड थे, और ये चाहते थे कि उन जगहों पे अपना पकड़ बनाए रखना, और ताकि उनके लिए जो एक मार्केट तैयार हो सके और वहाँ से वो डोमेस्टिक जो उनके जो उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए वहाँ से उनको मिल सके। तो इसीलिए वो एक्सप्लोर करना चाहते थे उन क्षेत्रों को।
दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द एज ऑफ कॉलोनाइजेशन। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग हुआ कॉलोनाइजेशन का, क्योंकि इनको क्या चाहिए था, इनको एक एरिया चाहिए था जहाँ पे ये अपने जो भी उत्पादन ये करते थे उनको बेच सकें, और उस उत्पादन को करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए उनको वो वहाँ से ले सके, खरीद सकें। तो इसके लिए इनको एरिया चाहिए था, नया नया एरिया, तो इसीलिए ये एक्सप्लोर करना, यानी कि इसके बाद बोल सकते हैं कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। तो आइए अब देखते हैं कॉलोनाइजेशन क्या है। कॉलोनाइजेशन सिग्निफाइज द सब्जेगेशन ऑफ अ कंट्री बाय अ मोर पावरफुल कंट्री। कॉलोनाइजेशन क्या है? कॉलोनाइजेशन मीन्स हम समझ सकते हैं कि एक कंट्री पे एक पावरफुल कंट्री जब होता है, जब उसका दमन करने लगता है, सब्जुगेशन करने लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो अपना उसको क्या बना लेता है, कॉलोनी बना लेता है। तो कॉलोनाइजेशन मीन्स हम बोल सकते हैं सब्जुगेशन ऑफ अ कंट्री बाय अ मोर पावरफुल कंट्री, मतलब एक कंट्री का एक ज़्यादा पावरफुल कंट्री के द्वारा सब्जुगेशन करना ही कॉलोनाइजेशन होता है। इट अकाउंट्स फॉर मेनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन द कंट्री दैट इज रूल। और इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे बदलाव होते हैं, जहाँ पे जिस कंट्री पे वो रूल करता है, जो पावरफुल कंट्री होता है, एक बोल सकते हैं कि एक कंट्री पे जब वो रूल करने लगता है तो वहाँ पे बहुत सारे बदलाव आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, ये सभी तरह के बदलाव उस देश में आते हैं जहाँ पे वो रूल करता है। दिस कंट्री इज कॉल्ड अ कॉलोनी। अब जिस कंट्री पे वो पावरफुल कंट्री बोल सकते हैं रूल करता है, वो उसका क्या हो जाता है, वो उसको हम बोलेंगे कॉलोनी। वाइल द कंट्री दैट रूल्स इट इज कॉल्ड द इम्पेरियलिस्ट कंट्री। और जबकि वो कंट्री जिस पे जो रूल करता है उसको हम बोलेंगे इम्पेरियलिस्ट। imperialist. The fundamental goal of the imperialist country is to exploit the economy of its colony. और इनका जो फंडामेंटल गोल होता है, जो पावरफुल कंट्री होते हैं उनका फंडामेंटल गोल होता है कि वो उस कंट्री का एक्सप्लॉइट करें, मतलब वो जो कॉलोनी बनाए रहते हैं उसका शोषण करें, एंड ड्राइव द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। और वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाए। कॉलोनाइजेशन लीड टू पॉवर्टी इन द कॉलोनी। अब कॉलोनाइजेशन, जब एक पावरफुल कंट्री एक कम बोल सकते हैं कंट्री पे जब वो अपना रूल करने लगता है, तो तब वो क्या करता है, जिसकी जब वो अपना सब कुछ शासन चलाने लगता है, तो जिसकी वजह से वो जो कंट्री होता है, कॉलोनी कंट्री जो होता है, वहाँ पे पॉवर्टी आ जाती है, मतलब गरीबी आ जाती है। तो कॉलोनाइजेशन लीड टू पॉवर्टी इन द कॉलोनी। कॉलोनाइजेशन के द्वारा क्या होता है, पॉवर्टी आ जाता है कॉलोनी में, एंड ब्रिंग्स प्रॉपर्टी फॉर द इम्पेरियलिस्ट कंट्री। और ये सारा जो इससे क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी, मतलब धनी, प्रॉस्पेरिटी कौन पाता है, कौन ज़्यादा बेनिफिट इसका पाता है, तो पावरफुल कंट्री जो कि इम्पेरियलिस्ट है। वेयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रो ऑन द रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज ड्रेन्ड आउट ऑफ द कॉलोनी। जहाँ पे इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो ग्रो करती है रॉ मटेरियल्स के द्वारा, और रिसोर्सेज जो होते हैं वो कॉलोनी से वो क्या कर लेता है, ड्रेन, मतलब ले जाता है। कॉलोनी जिसको बनाता है वहाँ से रॉ मटेरियल्स वो क्या करता है, रॉ मटेरियल्स और जो भी संसाधन होते हैं वो वहाँ से ड्रेन कर लेता है, मतलब अब ले जाता है अपने इंडस्ट्रीज के लिए। तो इस तरह से कॉलोनाइजेशन को हमने जाना कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है। तो एक कंट्री पे एक पावरफुल कंट्री के द्वारा रूल करना ही हम बोल सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। अब अगर हम बात करें कि भारत में कॉलोनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो इन 1600 अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश ट्रेडर्स फाउंडेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि EEIC इन लंदन। 1600 में एक ग्रुप था इंग्लिश ट्रेडर्स का, जिन्होंने एक कंपनी स्थापित की थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लंदन में इन्होंने स्थापित किया था। वी हैव रीड इन क्लास 7 how Thomas Roy, the envoy of King James, first secured from the Mughal Emperor Jahangir certain trading right for the मर्चेंट्स ऑफ द EEIC। हमने 7 क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से थॉमस राय जो थे वो मुगल एम्पर जहांगीर से ट्रेडिंग राइट पा चुके थे EEIC के लिए, मर्चेंट्स के लिए। अबाउट अ सेंचुरी लेटर, एक सेंचुरी के बाद, 1 सेंचुरी के बाद क्या होता है, फर्रुख सियार लेटर मुगल रूलर, फर्रुख सियार जो कि एक लेटर मुगल रूलर था, ग्रांटेड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग राइट्स टू इंग्लिश मर्चेंट्स थ्रू अ रॉयल फरमान। इसके बाद क्या होता है, फर्रुख सियार जो रहता है एक लेटर मुगल रूलर था, जिसने ग्रांट कर दिया, मतलब दे देता है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग राइट
वो क्या कर देता है, ट्रेडिंग राइट दे देता है इंग्लिश मर्चेंट्स को एक फरमान के द्वारा। फरमान मतलब होता है एक ऑर्डर, वो एक ऑर्डर जारी कर देता है जिससे वो ट्रेडिंग राइट इंग्लिश मर्चेंट्स को दे देता है। तो यहीं से बोल सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है। फॉलोइंग इट्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, इसके बाद फिर क्या होता है, बैटल होता है प्लासी का 1757 में। तो EIC बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। अब जब 1757 में प्लासी का बोल सकते हैं बैटल होता है, तो इसमें जो EIC होता है ये डोमिनेंट बोल सकते हैं भारतीय भूभाग पे अपना पावर पा लेता है और धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका एक पार्ट हो जाता है ब्रिटिश कॉलोनी का। ठीक है, एक ब्रिटिश कॉलोनी का एक पार्ट हो जाता है भारत का जो भूभाग है। दस द कंपनी दैट केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द मास्टर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस तरह से हम बोल सकते हैं ये जो कंपनी रहता है ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से तो आया रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे ये इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये मास्टर बन जाता है। इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, और इस तरह से इंडिया एक कॉलोनी बन जाता है ब्रिटिश का, हु रूल्ड द कंट्री टिल 1947, जो हमारे कंट्री पे रूल करते हैं 1957 तक, सॉरी 1947 तक जो हमारे देश पे रूल करते हैं। वी विल रीड अबाउट दिस इन मोर डिटेल लेटर इन दिस, हम इसी को बाद में पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए। आज का क्लास बस यहीं पे स्टॉप होता है। थैंक यू।